गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हो भाई लोग? सब ठीक। तो आज हम लोग अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो जैसे कि आपको टॉपिक देख के समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि जो जर्मनी और इटली है वो कैसे नेशनल स्टेट बने, मतलब नेशन स्टेट कैसे बने, उनको इंडिपेंडेंस कैसे मिला, हमें वो पढ़ना है। ठीक है। अब अगर आपको याद आ रहा होगा पिछली वीडियो के बारे में, अगर याद नहीं आ रहा वीडियो पॉज करो, पिछला वीडियो देखो। तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो यूरोप रीजन था वहाँ पर अब एसोसिएशंस बन रहे थे, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बन रहे थे, जिसमें मैक्सिमम लोग थे मिडिल क्लास लोग, मतलब द एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो आपको याद आ रहा होगा, तो उन लोगों ने क्या किया था, सब लोग ने भाई डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, ऑल जर्मन पार्टी को वोट देंगे। वोट दिया था, इलेक्शन हुआ, जीत गई। फिर वहाँ पर क्या हुआ था, टोटल 831 इलेक्टेड मेंबर सेलेक्ट हुए थे और वो लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बैठाए, वहाँ पे उन लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो सब सही चल रहा था। पर क्या हुआ कि जो पावर मिली थी वो पावर मिडिल क्लास लोगों के दिमाग में चढ़ गई। तो जो भी मेंबर्स थे वो लोग क्या करने लगे, वर्कर्स और आर्टिसंस के जितने भी उनके राइट्स थे उनको आगे बढ़ने से रोकने लगे। जिसका नतीजा क्या हुआ, सब लोग ने अपना सपोर्ट हटा लिया, भैया हमको नहीं चाहिए ऐसी कोई ऑल जर्मन पार्टी, नहीं चाहिए हमको। तो फाइनली क्या हुआ, वहाँ पर मिलिट्री आई, मोनार्क सब लोग ने मिल के क्या किया, इनका ब्रेकअप करा दिया। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, मैंने बताया था इन लोगों का भी उस समय ब्रेकअप हुआ करता था। तो क्या हुआ, जो ऑल जर्मन पार्टी बनी थी वहाँ ब्रेकअप हो गया, जो असेंबली थी सब कुछ गायब हो गई। अब उसके आगे क्या, तो आज हमको वही पढ़ना है कि जब प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, जर्मन में क्या था, बहुत डिफरेंट पार्ट्स थे, सब अलग अलग अपने अपने भग रहे थे, ये वाला बोलता हम ऐसे करेंगे, वो बोलता वैसे करेंगे। पर इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि जर्मनी एक यूनिफिकेशन कैसे हुआ, मतलब पूरा जर्मनी एक कैसे हुआ वो हम देखते हैं। ठीक है। तो अब हुआ क्या एग्जैक्टली, तो उसमें एक जैसे देखो एक कहानी समझ लो आप लोग। ठीक है। तो हुआ क्या, देखो जितने भी मिडिल क्लास जर्मन्स थे सब लोग 1848, देखो मिडिल क्लास जर्मन्स मतलब जो भी मिडिल क्लास लोग थे वो लोग, आपको पता है 1848 के बाद वो लोग एक साथ आए थे। ठीक है, आए, इलेक्शन हुआ, वोट दिए, पर फाइनली क्या हुआ, उन लोगों को दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि मस्ती उनके दिमाग में चढ़ गई थी। उनको दिमाग दबाया किसने, दबाने में साथ था मोनार्क लोगों का। ठीक है ना, राजा, बाकी जो अदर एरियाज़ के राजा थे वो लोगों ने उनको सप्रेस कर दिया। और जितने भी प्रूशिया के बिग लैंडलॉर्ड्स थे, मतलब बड़े ज़मींदार लोग, वो लोगों ने जितना भी इनिशिएटिव्स ये मिडिल क्लास लोगों ने लिया था 1848 में, वो सबको बंद कर दिया। ठीक है, तो पहले मैं ये 2 पॉइंट्स लिख लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था कि जितने भी मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग थे वो लोगों ने डिसाइड कर लिया था 1848 में कि हम लोग एक जर्मन स्टेट एक नेशन स्टेट बना कर रहेंगे। ठीक है, नेशन स्टेट की डेफिनेशन बहुत बार हो चुकी है ऑलरेडी, पर आपको पता है कि क्या गड़बड़ हो गई वहाँ पर, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वहाँ पे। तो ये जो चीज़ हमने पढ़ लिया था कि जो भी इन लोगों ने सोचा था, मिडिल क्लास लोगों ने 1848 में इलेक्शन कराकर वगैरह वगैरह चीज़ें किए, जो हमने पिछले वीडियो में देखा, वो सब लोग फेल हो गया। तो अब क्या हुआ, जितने भी ये इन लोगों ने मिलकर जो भी इनिशिएटिव्स लिया था, द इनिशिएटिव्स वेयर सप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द बिग लैंडलॉर्ड्स ऑफ प्रूशिया, जिनको बोलते हैं जंकर्स। मतलब हुआ क्या, ये जो लोग भी सोच रहे थे मिडिल क्लास लोग, ये ऐसा ऐसा हम करेंगे, जो भी उन लोग ने किया, उनके मस्ती के कारण ही उनको वहाँ से हटा दिया गया। वो जो पार्लियामेंट बनी थी उनको ब्रेक कर दिया गया, जो वो ऑल जर्मन पार्टी बनी थी उसको ब्रेक कर दिया गया, और अगेन वहाँ पे क्या आ गई, मोनार्की आ गई। ठीक है, तो वो लोगों को सप्रेस किया, किसने सप्रेस किया, मोनार्की ने और द बिग लैंडलॉर्ड्स ऑफ प्रूशिया। और जो प्रूशिया था वहाँ के जो बड़े बड़े ज़मींदार लोग थे, जिनको देखो आप याद रखना ये टर्म जंकर्स बोला जाता है, बिग लैंडलॉर्ड्स ऑफ प्रूशिया। ठीक है, बिग लैंडलॉर्ड्स ऑफ प्रूशिया, ये लोगों को बोला जाता है जंकर्स। तो ये दोनों ने मिल के
ये बेचारे जितना भी सोच रहे थे मिडिल क्लास लोग, वो सब की वाट लगा दी। ठीक है, मतलब जितने भी इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया था वो सब इनिशिएटिव को उनने सप्रेस कर दिया। अब क्या हुआ, तो इन लोगों ने तो सप्रेस कर दिया, तो आगे क्या, जर्मनी का क्या होगा। तो अब जर्मनी को एक बनाने का ठेका, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लिया, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया प्रूशिया ने। मतलब जो प्रूशिया था उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम अब जर्मनी को एक बनाएंगे। तुम लोगों से तो नहीं हुआ रे भाई, मिडिल क्लास लोगों, तुम लोगों से नहीं हुआ। अब हम लोग मिलकर या हम लोग खुद अपने दम पर जर्मनी को यूनिफाई करेंगे। तो वही है हमारा तीसरा पॉइंट। ठीक है, मतलब इन लोगों ने मिलकर इनको दबाया और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले लिया। मतलब फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, मतलब इसके बाद प्रूशिया, यार पर्शिया मत पढ़ना इसको, बस गूगल पे सर्च करके देखो प्रोनाउंस कैसे करते हैं। प्रूशिया कुछ अलग ही बोलता है वो तो। टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, मतलब अब प्रूशिया ने ठेका ले लिया कि हम लोग जर्मनी को यूनिफाई करेंगे। मतलब पूरी जर्मनी को एक बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हम अपने ऊपर लेते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लिया। अब आपको पता है कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे कोई ना कोई एक व्यक्ति ज़रूर होता है। मतलब 10 भले ही एक ग्रुप ने मिलकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हम ऐसा करेंगे, या एक फैमिली ने मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, पर उसमें कहीं ना कहीं एक हेड व्यक्ति ज़रूर होता है जिसके इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। तो ये जो काम हो रहा था, जो प्रूशिया ने बोला कि हम लोग जर्मनी को यूनिफाई करेंगे, ये सारा काम किसके इशारे पे हो रहा था, तो वो हो रहा था द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया ओटो वॉन बिस्मार्क। तो ये पॉइंट हम लिख लेते हैं पहले। तो दिस वॉज कैरिड आउट बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया, नाम क्या था प्राणी का, ओटो वैन, मोटो मत लिखिएगा, ओटो वैन बिस्मार्क। और वो कैसे किया उसने, विथ द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। मतलब क्या हुआ, अब प्रूशिया ने क्या लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग जर्मनी को यूनिफाई करेंगे, जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाएंगे। और ये सब किसकी दिमाग की उपज थी, मतलब इसका हेड कौन था, द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया, और उसका व्यक्ति का नाम क्या था, ओटो वैन बिस्मार्क। मतलब यही वो व्यक्ति था जिसके अंडर में ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब अभी कैसे क्या अकेले लड़ेंगे, नहीं, हम लोग हेल्प लेंगे। कहाँ से, इनको हेल्प मिली प्रूशियन आर्मी। ठीक है, जो पर्शिया की जो प्रूशियन आर्मी थी, प्रूशिया की आर्मी, वहाँ से हेल्प मिली। और हेल्प मिली फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है वो जो पावरफुल लोग जो लॉज बनाते हैं, जैसे हमारे इंडिया में अभी IAS ऑफिसर्स कहिए, वो सबको ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये लोगों ने बोला कि हम जर्मनी को यूनिफाई करेंगे। ठीक है, और जिसका हेड कौन था, ओटो वैन बिस्मार्क, ये व्यक्ति था जो चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया, इसी की सोच थी सब। और इसने हेल्प लिया फ्रॉम द प्रूशियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी। अब हुआ क्या, मस्त बात बताते हैं आपको। अब ये तो बोल दिया इनने, तो अब क्या हुआ कि आपको पता है कुछ पावरफुल कंट्रीज थी उस टाइम में, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, डेनमार्क हो गया, फ्रांस हो गया। तो ये लोगों ने क्या किया, प्रूशिया ने 3 वॉर किए। ठीक है, 3 लड़ाइयाँ, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जो 7 साल चली। मतलब 3 लड़ाइयाँ 7 साल चली। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, ये तीनों को प्रूशिया ने हरा दिया। समझ रहे हो, मतलब जो भी ये प्रोसेस था यूनिफिकेशन का, इसमें हुआ क्या, प्रूशिया जीती। और प्रूशिया ने टोटल 3 वॉर किए 7 सालों में। मतलब 7 साल आगे के 7 ईयर्स में टोटल 3 वॉर्स हुए, और तीनों वॉर्स को किसने जीता,
प्रूशिया ने, और जिसका नतीजा ये हुआ कि अब सबको पता चल गया था तो प्रूशिया इज़ वेरी पावरफुल। तो फाइनली जनवरी 1871 को विलियम वन एक व्यक्ति था, उनको जर्मन एम्परर बना दिया गया। ठीक है, तो पहले मैं वो पॉइंट्स लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो फाइनल पॉइंट्स क्या थे कि जितनी भी प्रोसेस थी जर्मनी को यूनिफाई करने की, वो कब कंप्लीट हुई? इट वाज कंप्लीटेड विद द विन ऑफ प्रूशिया। और काय में जीते भाई? क्या जीत गए? कौन सा वर्ल्ड कप जीत गए? तो वर्ल्ड कप नहीं जीता, वो लोगों ने 3 वॉर जीते जो 7 साल तक चले। ठीक है ना, मतलब 7 साल में उन लोगों ने 3 वॉर जीते अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। तो फाइनली क्या हुआ? इन जनवरी 1871 प्रूशियन किंग विलियम वन, एक व्यक्ति का नाम है विलियम वन, मतलब फर्स्ट जनरेशन, उनको डिक्लेयर कर दिया गया जर्मन एम्परर। और ऐसे कैसे डिक्लेयर कर देंगे? कहीं भी भैया ये भाई इधर 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 ले तू राजा बन गया, नहीं। या पांठेले पे भाई खर्रा खा ले राजा बन गया तू, नहीं। हर जगह एक सेरेमनी होती है। जैसे हमारे स्कूल में क्या होता है, हमारे बेचारे कैप्टन्स लोग जीत जाते हैं तो एक सेरेमनी होती है, कुछ मिलता नहीं पर होती है सेरेमनी मस्त। पता नहीं मुझे यार क्या होता है। हमारे ज़माने में तो बाबा आदम के ज़माने में तो बुलाते थे, भाई ये ले तेरे तू जीत गया, ये ले पकड़। अभी का मुझे नहीं पता, पर वहाँ पर क्या हुआ कि सेरेमनी हुई। और सेरेमनी कहाँ पर होंगी? कहीं भी होंगी क्या? नहीं, सेरेमनी हुई थी हेल्ड एट वर्सेल्स, एक हॉल है जिसको कहा जाता है हॉल ऑफ मिरर। याद रखिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा, वर्सेल्स को क्यों बोला जाता है हॉल ऑफ मिरर्स। ये एक हॉल है जहाँ पर वो सेरेमनी की गई और पर्शियन किंग विलियम वन को जर्मनी का एम्परर बना दिया गया था, और जो सिंबलाइज करता है द बर्थ ऑफ यूनाइटेड जर्मनी। ठीक है, तो ये सिंबलाइज करता है द बर्थ ऑफ अ यूनाइटेड जर्मनी। अब हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड जर्मनी पैदा हो गई। अगर मैं फट अगर मैं आपको समराइज़ कराऊँ जर्मनी के बारे में, तो जर्मनी के बारे में क्या पढ़ा हम लोगों ने? 1848 में ये मिडिल क्लास लोगों ने मिलकर ऑल जर्मन नेशन को वोट दिया, पार्टी जीती, कॉन्स्टिट्यूशन बना पार्लियामेंट में, दैट इज़ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। पर इन लोगों के दिमाग में मस्ती चढ़ी, इन लोगों ने कॉमन पीपल को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। फाइनली क्या हुआ? मोनार्क, सारे मिलिट्री मोनार्क्स और जो कुछ बिग लैंडलॉर्ड्स थे ऑफ प्रूशिया, जिनको कहा गया है जंकर्स, वो लोगों ने मिलकर षड्यंत्र बनाकर इनको हटा दिया। चलो गायब हो जाए भाई लोग। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी को एक बनाने के लिए, एक राष्ट्र बनाने के लिए, एक नेशन स्टेट बनाने के लिए किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टेकन बाय प्रूशिया। अब उस समय प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर कौन था? द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया वॉज ओटो वैन बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मिल्लाह नहीं, ओटो वैन बिस्मार्क। तो उन्होंने क्या किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, चलो हम लोग जर्मनी को यूनिफाई करेंगे। और हेल्प किससे लिया? प्रूशियन आर्मी से और ब्यूरोक्रेसी से। अब जो भी ये प्रोसेस हुई यूनिफिकेशन की, ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी चली। ये प्रोसेस चली 7 साल। 7 साल में प्रूशिया ने 3 वॉर किए, 3 क्रिकेट मैच खेले और तीनों क्रिकेट मैच जीत लिया। पहली मैच जीते ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से। ये तीनों से इन लोगों ने 3 वॉर हुए। ठीक है, तो ये तो हुआ 5 पॉइंट। 6 पॉइंट में हमने देखा, चलो ठीक है भाई, वॉर तो जीत गए। तो फाइनली क्या हुआ? जनवरी 1871 में जो प्रूशियन किंग था, द पर्शियन द किंग विलियम वन को डिक्लेयर कर दिया गया कि ठीक है भाई, अब आप हो जर्मनी के एम्परर। और उनको किसी पांठेले पे नहीं राजा बनाया गया, उनके लिए मस्त एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई, जो कहाँ पे हुई थी? वर्सेल्स में। और उसी वर्सेल्स को कहा जाता है हॉल्स ऑफ मिरर। आप प्लीज़ सर्च करिएगा गूगल पे कि वर्सेल्स को हॉल्स ऑफ मिरर क्यों कहा जाता है। शायद बहुत सारे मिरर्स हो वहाँ पर, कुछ भी हो सकता है। फाइनली क्या हुआ? ये सारी जो चीज़ें हुई, तो फाइनली ये सिम्बलाइज हो गया था कि हाँ, जर्मनी, एक यूनाइटेड जर्मनी पैदा हो चुकी है। ठीक है, ये तो था जर्मनी यूनिफिकेशन। ठीक है, अब क्या हुआ? जब जर्मनी यूनिफिकेशन हुआ तो उसने ये बता दिया कि जो पर्शियन है, जो प्रशिया है, वो एक बहुत पावरफुल स्टेट है। ठीक है, एक बहुत ही पावरफुल स्टेट है। तो जो भी ये न्यू स्टेट बना था जर्मनी का, जो अब इंडिपेंडेंट था,
वो लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया इसको, फिर से कीड़े आगे पढ़ने के लिए, इन द इम्पोर्टेंस दिया किसको, मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंक करेंसी मतलब अब न्यू करेंसी उन लोग ने लाया, बैंकिंग सिस्टम्स लाया, जुडिशल सिस्टम लाया, ठीक है, सबको न्याय मिलना चाहिए, तो बहुत सारी न्यू चीज़ें उन लोगों ने किया, ठीक है। और जो ये प्रूशियन था ना, ये जो भी चीज़ें कर रहे थे, जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे थे, जो भी मेजर्स न्यू रूल्स बना रहे थे, वो एक मॉडल बन गया टू द रेस्ट ऑफ द जर्मनी, मतलब पूरे जर्मनी के लिए एक मॉडल उन लोग ने खड़ा कर दिया कि हाँ देश को इस टाइप से चलाया जाता है। तो वो कुछ लास्ट पॉइंट्स है, चलिए वो हम देख लेते हैं। तो ये वो लास्ट 3 पॉइंट्स हैं। इसमें देखो ये एग्ज़ाम्स में नहीं आते ऐसे पॉइंट्स, बस आप लोगों पर याद होना चाहिए कि जो भी यूनिफिकेशन हुई थी जर्मनी की, उसने पूरे यूरोप को बता दिया था कि अब पावरफुल कौन, तो पावरफुल है पर्शियन स्टेट। तो जो अब न्यू स्टेट बना था जर्मनी का, जिसके हेड कौन थे, हु वॉज द एम्परर, विलियम वन, ठीक है, जो हेड थे। अब वो जर्मनी कैसी थी, तो वो जर्मनी, वहाँ की जो स्टेट थी, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, फोकस देते थे मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, मतलब करेंसी को मॉडर्नाइज करने में, बैंकिंग सिस्टम प्रॉपर करने में, जुडिशियल सिस्टम मतलब सबको प्रॉपर जजमेंट मिले, सबके साथ इंसाफ हो, वो सब कुछ करने में अब वहाँ की जो न्यू स्टेट थी वो बहुत ज़्यादा फोकस करने लगी, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, जितने भी पर्शियन मेजर्स थे, जो भी प्रैक्टिसेस ये लोग करते थे, वो एक रोल मॉडल बन गया पूरे जर्मनी के लिए, ठीक है। मतलब लोग अब बोलने लगे देश चलेगा तो रशियन या प्रूशियन के तरीके से चलेगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा आज कि जर्मन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, हाउ जर्मनी का प्रो यूनिफिकेशन कैसे हुआ। कल हम लोग देखेंगे इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, तो हम लोगों का 4th चैप्टर भी वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोग को, आप बहुत लोगों के मन में कुछ डाउट ज़रूर होंगे कि फ्रांस के साथ क्या हुआ यार, समझ में नहीं आया, रिवॉल्यूशन हुआ, नेपोलियन आया, यूरोपियन पावर आई, लुइस फिलिपी आया, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो कल मैं आप लोगों के इस डाउट को बहुत प्रॉपरली क्लियर करूंगा विद द डेट्स, ईयर्स के साथ मैं आपको बस समझाऊंगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले से लेकर बाद तक एग्जैक्ट फ्रांस का क्या हुआ, किसका इनकमिंग हुआ, किसका आउटगोइंग हुआ, वो चीज़ मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ इंटरेस्ट बनाए रखें, पढ़ाई करते रहें, दिल खोलकर कल का इंतज़ार करिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय बाय, गुड नाइट।